Good morning. Today is 16th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है, एक नक्सली अटैक में हमारे 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उससे रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया गया है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो नक्सलिज्म है अभी एक प्रकार से ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर इस प्रकार से जो अटैक होना कई प्रकार के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करता है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, टर्की और यूरोपियन कंट्रीज के रिलेशंस में एक बात को लेके खटास आ गई है, एक रेफरेंडम को लेके। तो क्या वो इशू है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो इशू है ये राजनीति से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। यूपी इलेक्शंस में बीजेपी की क्यों जीत हुई, तो उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया गया है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है इजराइल के बारे में है, इजराइल और पैलेस्टीन। इजराइल एक प्रकार से अपार्थाइड की पॉलिसी अपना रहा है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार अपार्थाइड होते क्या है। यहाँ पे जो है स्कॉटलैंड में रेफरेंडम होने जा रहा है या फिर उसकी मांग उठ रही है, अभी होने नहीं जा रहा है, कुछ डिसाइड नहीं है। तो इस इशू को हमने कल पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है, तो मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया, आप इसे मत पढ़िएगा, आप अपना टाइम इसे मत वेस्ट कीजिएगा इसमें। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये भी राजनीति से रिलेटेड है। उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी थी तो इसलिए बीजेपी की जीत हुई, तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे के ये दो आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैटरनिटी जो बिल अभी पास हुआ है इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, तो उससे एनालाइज किया गया है उस बिल को, क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं उसके। यहाँ पे जो ये आर्टिकल है डिफेंस बजट को डिस्कस किया गया है, चाइना, यूएस और इंडिया के, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैप देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जगह है सुकमा। यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे देखिए, ये नीचे उड़ीसा है, ऊपर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का ये नक्सल प्रभावित जो एरिया है वो है सुकमा, दंतेवाड़ा। यहाँ पे अगर कॉम्प्रिहेंसिव आप मैप देखोगे तो ये जगह है। यहाँ पे अटैक हुआ, नक्सली अटैक हुआ, 12 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हुए इस अटैक में। और आईईडी की सहायता से, जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है उसकी सहायता से अटैक किया गया। देसी मोर्टार भी थे नक्सलियों के पास में। देखिए ये एक प्रकार से चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार ऐसा कहा जा रहा था कि जो अभी नक्सलिज्म से प्रभावित एरिया है उसमें कमी आई है, इवन नक्सलाइट्स जो अटैक्स हैं उनमें भी कमी आई है। एक ही है, हमने उस टाइम पे मैप भी डिस्कस किया था इन्फोग्राफिक्स का, कि 104 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अभी जो नक्सल प्रभावित हैं, और नक्सली अटैक्स में कमी आई, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया था कि 104 नक्सली प्रभावित डिस्ट्रिक्ट से घटा 20 डिस्ट्रिक्ट्स घटा के इसको 80 के आसपास कर दिया जाए। लेकिन फिर इस तरह का अटैक होना अपने आप में कई इश्यूज को हाईलाइट करता है। एक थ्योरी यह निकल के आ रही है कि नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म एक प्रकार से बिल्कुल कर्ब किया जा रहा है, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके नक्सली इस प्रकार का अटैक कर रहे हैं, ताकि यह दिखाने के लिए अभी भी हम में दम है। लेकिन हमारी जो आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इस अटैक को हल्के में लिया जाएगा तो एक काफ़ी डेंजरस, काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। जिस प्रिसीजन के साथ में, जिस एक्यूरेसी के साथ में और जिस इंटेंसिटी के साथ में उन्होंने यह अटैक किया, वो कम से कम यही दर्शाता है कि सुकमा के एरिया में वो अभी भी ताकतवर हैं और उनका होल्ड बरकरार है नक्सलियों का सुकमा के एरिया में। छत्तीसगढ़ के अंदर में ये जगह है सुकमा। क्योंकि देखिए सुकमा के अंदर में ही 2013 में एक अटैक हुआ था, एक कांग्रेस लीडर्स का एक काफिला गुजर रहा था सुकमा में, जिस पे अटैक किया था नक्सलियों ने, और काफ़ी कांग्रेस लीडर्स उसमें मारे गए थे, जैसे वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा। तो वो लीडर्स कांग्रेस के मारे गए थे। उसके बाद में ये सुकमा में इस प्रकार से 12 सीआरपीएफ जवानों पे हमला जो है वो अपने आप में यह दिखाता है कि ये सुकमा में अभी भी पावरफुल हैं जो नक्सली हैं। ये जो है रेड कॉरिडोर है इनका, नक्सलियों का, जो बिल्कुल डार्क रेड हैं ये वाले, ये हैं काफ़ी एक प्रकार से इंटेंस नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। और जो लाइट रेड है इसमें मॉडरेट नक्सलिज्म है, और इस जो येलो है इसमें मॉडरेट है, और लाइट रेड है यहाँ पे मार्जिनल है। कहने का मतलब यही है, बस ये नक्सली प्रभावित क्षेत्रों का मैप है एक प्रकार से। अब बिल्कुल आपको ये तो याद नहीं रखना कि कौन सा सबसे ज़्यादा है कौन सा सबसे कम है, सबसे ज़्यादा तो यही है, सुकमा दंतेवाड़ा है, छत्तीसगढ़ के जो ये रीजन है सबसे ज़्यादा हैं। ये घने जंगल हैं यहाँ पे, इसलिए ट्राइबल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं नक्सल्स, इसलिए इनको पहचान कर पाना कई बार इनकी मुश्किल हो जाती है। थोड़ा सा डेटा है अगर आप यूज कर सको तो, डेटा ये है कि पिछले 2 दशकों से यानी पिछले 20 सालों में 15,000 लोगों की जाने गई माओइस्ट प्रभावित एरिया में और माओइस्ट वायलेंस के कारण। उन 15,000 लोगों में से पिछले 20 साल में से 3,000 जो थे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स थे जो कि शहीद हुए। और अकेले अगर आप
2009-10 की बात करें तो इस टाइम पर 2009-10 में जो नक्सलिज्म था वो अपने पीक पे था, नक्सलाइट का जो वायलेंस था अपने पीक पर था। यह वह समय था जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे देश में जो बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो नक्सलिज्म है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज 6 साल बाद 2016 में नक्सलिज्म वैसे काफ़ी हद तक कम हो गया है, वो बात अलग है कि अभी इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ। लेकिन अगर आज हमसे कोई पूछे कि बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, तो सबसे पहले नाम आता है कश्मीर का, फिर उसके बाद में आता है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, तीसरे नंबर पे आज हम नाम लेते हैं नक्सलिज्म का। तो ये हमारे प्रायोरिटी वाइज 3 इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ भी जाए तो। 2016 की अगर बात करें तो 2016 में 213 सिविलियंस मारे गए, 65 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल शहीद हुए और 89 माओइस्ट मारे गए। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़ा है अगर आपको याद रहे तो आंसर्स में यूज कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, ये बात कहीं कहीं सही है कि नक्सलिज्म कम हुआ है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक तरह से वेकअप कॉल होनी चाहिए एक प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिस प्रकार से ये अटैक हुआ नक्सलिज्म के द्वारा, नक्सलाइट्स के द्वारा। क्योंकि हमेशा आप देखें लिथार्जिक अप्रोच नहीं अपना सकते। हमेशा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, सीआरपीएफ या फिर जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे नक्सलाइट से लड़ रही हैं, उनको हमेशा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की आवश्यकता है। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस देखिए, कई बार क्या होता है, इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी कोई ऑपरेशंस चलाया जाता है नक्सलाइट्स के खिलाफ में, वहाँ पे इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया जाता और पुअर इंटेलिजेंस होती है। कई बार जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं पूर्णतया अलर्ट नहीं होती। तो इस प्रकार से देखिए, मल्टी लेयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। किसी भी आइडियोलॉजी से, किसी भी नक्सलिज्म टाइप की आइडियोलॉजी से आप जब तक नहीं लड़ सकते, जब तक आप बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं अपनाते। तो किस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप सोच के देखिए, नक्सलिज्म जो है वो पनपता क्यों है, नक्सलिज्म आता क्यों है, नक्सलाइट्स आते क्यों हैं, क्यों ये अपनी एक प्रकार से हथियार कहाँ से आते हैं, क्यों ये स्टेट के खिलाफ में लड़ते हैं। देखिए, वैसे तो कई सारी थ्योरीज हैं इस पर, लेकिन एक जो जनरल एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट का डेफिसिट होता है। यानी डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं, काफ़ी सारी जो स्कीम्स चलाती है सरकार, वो इन तक पहुंच नहीं पाती। और जो ट्राइबल ट्रेडिशनल रूप से काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई नया प्रोजेक्ट वहाँ पे जाता है, मान लीजिए सरकार कोई नया प्रोजेक्ट चलाती है, कोल माइनिंग मान लीजिए, आयरन माइनिंग मान लीजिए, जैसे पोस्का वगैरह का उड़ीसा में प्रोजेक्ट चला था, वेदांता ने चलाया था, ये पोस्का साउथ अफ्रीका ने चलाया था, वेदांता ने भी एक अपना प्रोजेक्ट चलाया था। तो ट्राइबल इलाकों में जब प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, माइनिंग के लिए, तो इनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, ट्राइब्स को जो अपनी जगह छोड़नी पड़ती है वहाँ से। तो कई बार क्या होता है, इनसे सहमति नहीं ली जाती। हालांकि वैसे देखिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब भी ट्राइबल ग्रुप्स के ट्राइबल इलाकों में कोई आप प्रोजेक्ट चलाओगे तो वहाँ की ग्राम सभा से कंसेंट लेना आपको आवश्यक है। लेकिन फिर भी कई बार इस तरह के जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं फॉलो नहीं होते और इनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो एक प्रकार से टकराव होता है स्टेट मशीनरी के बीच में और ट्राइब्स के बीच में। अब ट्राइब्स की वहाँ पर चलती नहीं, तो कुछ ट्राइब्स उनको फिर कुछ एक प्रकार से आप कह सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो अपने एक प्रकार से बहला फुसला के प्रोपेगेंडा में शामिल करके कह देते हैं कि आप नक्सली ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम स्टेट के खिलाफ में लड़ेंगे। तो इसलिए पनपता है काइंड ऑफ जो फॉरेस्ट राइट्स है, कई बार फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं मिल पाते अपने, तो इसलिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स और स्टेट मशीनरी के आपस में हितों को लेकर टकराव होता है, इसीलिए वहाँ पे जो लोग हैं नक्सलिज्म की तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टू प्रिंस्ड हमेशा अप्रोच स्टेट को अपनानी चाहिए। टू प्रिंस्ड अप्रोच कैसी होती है? एक तरफ तो देखिए, आप लैंड ऑर्डर पे बिल्कुल पूर्णतः ध्यान दो। लैंड ऑर्डर पे ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, जो इनके टॉप लीडर्स होते हैं, वो चाहते ही नहीं जानबूझ के कि यहाँ पे डेवलपमेंट आए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे नक्सली प्रभावित एरिया में डेवलपमेंट आ जाएगी, अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे, सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी, तो फिर जो टॉप लीडर्स होते हैं जो भड़काते हैं लोगों को, फिर उनकी चलेगी कैसे? तो इसलिए जानबूझ के वहाँ पे अगर सड़कें बनाई जाती है या फिर कुछ भी किया जाता है, तो नक्सली उस चीज़ों को तोड़ते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं उस चीज़ में। तो कम से कम लैंड ऑर्डर तो वहाँ पे दुरुस्त होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट लाई जा सके। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करना चाहिए, जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस दुरुस्त करना, कोऑर्डिनेशन करना आपस में पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो स्टेट पुलिस है उनके बीच में, और जो सरेंडर की पॉलिसी है वो अच्छा करना ताकि नक्सली जो गलत रास्ते पर चल गए थे वो आसानी से सरेंडर कर सकें। और जो ऐसे संसाधनों का यूज़ करना, ऐसे हथियारों का यूज़ करना जैसे कि ड्रोन या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वो सब चीज़ें इस अप्रोच में। दूसरी अप्रोच में डेवलपमेंट लाना साथ साथ,
ताकि वो भड़का ही ना सकें, इतनी सुविधाएं लोगों को वहाँ पे हो कि वो जाएं ही ना, नक्सलिज्म के पास में वो अट्रैक्ट ही ना हो। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए लोकल रेजिडेंशियल स्कूल खोल सकते हो, वहाँ के स्किल्स देने के लिए वहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए हैं, रोशनी जैसी स्कीम्स वहाँ पे गवर्नमेंट ने चलाई है। तो सारी जो स्कीम्स हैं वो इन तक पहुँचनी चाहिए, और भी जैसे इनके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए, और इनकी जो पंचायत वगैरह हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, इनकी सहमति के बिना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। तो ये पूरी अप्रोच है नक्सलिज्म से लड़ने के लिए, हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। ये मैप है, यूरोप का मैप है, तो ब्लैंक मैप है। जब भी आपको याद करने हो तो ब्लैंक मैप की सहायता से आप यूरोप के कंट्रीज याद कर सकते हैं। मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैपिंग से हर साल 3-4 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं, और हमने पूरी मैपिंग डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। कब डिस्कस करी थी हमने? ये 10 दिसंबर से लेके उसके बाद से हम डिस्कस करना ये स्टार्ट किया था हमने, फिर शायद हमारी 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो गई थी। 10 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच के आसपास के वीडियो में आपको सारी मैपिंग मिलेगी जो हमने डिस्कस करी थी। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आपको याद है अभी वो मैपिंग? भूल गए होगे, भूल जाते हैं। देखिए सारे मैप है, आप थोड़ा थोड़ा एक काम करना, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना तो उसके सामने ये 20 रुपये का मैप आता है, तो मैप चिपका लेना। मैप चिपकाओगे तो जब भी पढ़ने से बोर हो जाओ तो ये इन कंट्रीज़ को देखते रहा करो, क्योंकि ये मैपिंग क्या है, एक दिन में याद नहीं होती। अगर हम ये सोचें कि प्रीलिम के टाइम में लास्ट के 2 दिनों में मैप कर लेंगे हम, तो ऐसा होता नहीं है। ये ऐसी चीज़ है, मैप जो दिमाग के अंदर में तभी जाती है, इनकलकेट तभी होती है जब हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। तो इसलिए 5-5, 10-10 मिनट डेली मैप को देखना चाहिए हमें हमेशा। वैसे ये कंट्रीज़ देखिए, थोड़ा थोड़ा आप ब्लैंक मैप से देखोगे तो ये यूके है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, और यहाँ पे फ्रांस है, ये जर्मनी है, और यहाँ पे जो है ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा करो डेली। ये टर्की है। तो अब हम आर्टिकल ये डिस्कस कर रहे हैं, टर्की का है मेनली, और इसमें नीदरलैंड का भी थोड़ा सा रोल है। नीदरलैंड यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आप पूरा मैप देख लो, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ये फ्रांस, यूके, स्पेन, पुर्तगाल। अब देखिए हुआ क्या है, जो ये टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दगन, ये टर्की के राष्ट्रपति अपने देश में, टर्की के अंदर में एक रेफरेंडम ला रहे हैं। 16 अप्रैल को टर्की में एक जनमत होने वाला है। तो किस बारे में है वो जनमत? 12 अप्रैल को जो जनमत होने जा रहा है टर्की के अंदर में, जो ये राष्ट्रपति करवा रहे हैं, इस जनमत के अंदर में यह ज़्यादा पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, अपने संविधान को अमेंड करके जो पावर्स हैं सेंट्रलाइज करना चाहते हैं जो टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दगन। यहाँ पे देखिए, अब अगर ये रेफरेंडम पास हो गया, जनमत में इनको सपोर्ट मिलता है, तो यह अपनी कैबिनेट खुद से चुन सकेंगे, और इनके जो एमपी है, अर्दगन की जो पार्टी है, प्रेसिडेंट अर्दगन जो टर्की के हैं, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी है, वो उस पार्टी के एमपीज हैं, वो 2-5 साल की टर्म्स ले सकेंगे बिना कंटेस्ट किए, यानी इलेक्शंस लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, और इस पार्टी के एमपीज को 2 टर्म मिल जाएगी 5-5 साल की मुफ्त के अंदर में। तो ऐसा ये रेफरेंडम है, साफ साफ संकेत है कि वो ऑटोक्रेटिक रूलर बनना चाहते हैं, और जो पावर्स हैं अपने हाथ में सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। साफ साफ ऐसा इस रेफरेंडम में पता लगता है। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, अब इस रेफरेंडम के लिए प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार करते करते टर्की के राष्ट्रपति को लगा कि यूरोप में भी तो काफ़ी संख्या में टर्क्स जो हैं वो रहते हैं, टर्की मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे ये टर्की है, तो टर्की काफ़ी संख्या में जो यूरोप से, क्योंकि एक यूरोप और टर्की का बॉर्डर, यहाँ पे एक ब्रिज है, आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए, तो काफ़ी संख्या में जो टर्क मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे भी रहते हैं, यूरोप के कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो जो ये प्रेसिडेंट है टर्की के, तो इन्होंने ना यूरोप के कंट्रीज़ में भी प्रचार करना आरंभ कर दिया अपने रेफरेंडम के लिए, जनमत के लिए। इन्होंने सोचा कि काफ़ी जो टर्की मुस्लिम्स हैं यूरोप के कंट्रीज़ में भी रहते हैं, यहाँ भी कुछ रैली ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, फ़ायदा ही होगा, वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो लेकिन यह बात यूरोप की कंट्रीज़ को पसंद नहीं आई। तो यूरोप की कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे देशों में क्यों रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, टर्की के अंदर में रेफरेंडम है, आप यहाँ पे आके हमारे देशों के अंदर में आके आप रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो उन्होंने मना कर दिया। जर्मनी ने तो साफ साफ रैली पे बैन लगा दिया कि भाई आप हमारे देश में मत आओ, आप हमारे देश में आओगे तो हमारे देश के लोग कहेंगे कि आप मुस्लिम्स को रैली करने दे रहे हो यहाँ पे। तो ये पूरी थोड़ा रिलीजियस इशू है यहाँ पे। माइग्रेंट्स के खिलाफ में पहले भी एक प्रकार से नाराजगी है जर्मनी के लोगों में कि क्यों जर्मनी की जो चांसलर है मर्कल, उन्होंने मुस्लिम्स माइग्रेंट्स को आने दिया जर्मनी के अंदर में। तो एक प्रकार से जर्मनी ने रैली पे बैन लगा दिया। और ऊपर से एक जो नीदरलैंड की जो एक कंट्री है, नीदरलैंड, यहाँ पे हमने देखा था, देखिए ये नीदरलैंड है, यहाँ पे ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड
हॉलैंड भी कहते हैं इसको, जो क्रिकेट भी तो खेलता है। यहाँ पे देखिए, तो ये फिर क्या हुआ, नीदरलैंड में जो टर्की के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, जिनका नाम है मेवलूट केवुसोग्लू, याद मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे नाम ना तो याद रहते हैं, कोई फायदा भी नहीं होता, यूज भी नहीं होता इनका। तो देखिए ये गए रैली को करने वहां पे नीदरलैंड के अंदर में, तो इनके तो फ्लाइट को उतरने ही नहीं दिया नीदरलैंड में। नीदरलैंड ने कहा कि आप यहां से जाओ, आपकी फ्लाइट को हम नहीं उतरने देंगे, आप अपने देश में जाओ, जो प्रचार करना है आप अपने देश में करो। तो इस बात से टर्की चिढ़ गया। टर्की कहता है कि देखिए हम तो आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे, क्योंकि देखिए टर्की ने क्या किया था यूरोप के लिए, जब मिडिल ईस्ट से यानी सीरिया से बहुत भारी संख्या में माइग्रेंट्स जा रहे थे, यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट है, इराक सीरिया से माइग्रेंट्स यूरोप की तरफ जा रहे थे, तो यूरोप वालों ने टर्की को कहा कि देखिए टर्की, आप ना माइग्रेंट्स को आप यूरोप के अंदर में मत आने दें, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब आप नाकाबंदी कर दें कि माइग्रेंट्स जो है मिडिल ईस्ट से यूरोप की तरफ आ ही ना सकें। तो टर्की ने इनकी बात मान ली थी, टर्की ने कहा था ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे, आप थोड़ा बहुत हमें पैसे दे देना। तो यूरोप ने कहा था कि ठीक है आप पैसे ले लेना, सही में, मतलब ये मजाक नहीं है, पैसे दे के टर्की ने कहा था कि हम इसे रोक देंगे माइग्रेंट्स को। तो पुरानी हिंदी मूवीज की तरह टर्की ने पैसे लेके काम कर दिया इनका। अब टर्की कह रहे हैं कि हमें आपके पैसे चाहिए ही नहीं, हम माइग्रेंट्स को आने देंगे और आपके देशों के अंदर में माइग्रेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। तो इस प्रकार की बात अब टर्की कह रहा है। तो टर्की बनाम वेस्ट की लड़ाई अब ये हो चुकी है रेफरेंडम के कारण में। लेकिन ये आर्टिकल जो है द हिंदू का, ये कहता है कि जो राष्ट्रपति अर्दगन है, जो इस पूरे इशू को जिन्होंने टर्की बनाम में वेस्ट और यूरोप का नाम दे दिया है, वो आग से खेल रहे हैं। आग से कैसे खेल रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, वो आग से इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म का फायदा तो इनको हो जाएगा, टर्की बनाम वेस्ट की लड़ाई का नाम देके वो हो सकता है कि रेफरेंडम में वो जीत जाएं। लेकिन नुकसान क्या होगा इससे, नुकसान ये होगा कि देखिए जो मुस्लिम्स अभी यूरोप के अंदर में रहते हैं उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यूरोप में भी तो राइट विंग की पार्टीज हैं, यूरोप में भी तो ऐसी पार्टीज हैं जो कि मुस्लिम्स के विरोध में एक प्रकार से काफ़ी अपने बयान देती हैं, एलिगेंसेस लगाती है वहाँ के नेटिव मुस्लिम्स पे, और इस प्रकार की जो बातें कहती हैं कि आप माइग्रेंट्स को मत आने दीजिए। राइट विंग पार्टीज हर जगह यूरोप के अंदर में आज के टाइम में, फ्रांस में है, जर्मनी में है, हर जगह है। तो एक प्रकार से अब हो भी रहा है ऐसा, नीदरलैंड के अंदर में जो वहाँ की राइट विंग पार्टी है, जो एंटी मुस्लिम्स पार्टी है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने डच मुस्लिम्स जो रहते हैं वहाँ पे नीदरलैंड के अंदर में, उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाए और कहा कि इनको वापस भेज दीजिए टर्की में, यहाँ इनको रहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो वही बात है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान होगा। टर्की और यूरोप के बीच की जो खाई है और हजारों टर्क्स जो रहते हैं यूरोप की कंट्रीज में, उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो वे फॉरवर्ड में तो देखिए सिंपल सी बात आती है, ये कहते हैं कि टर्की को यूरोप की जरूरत है और यूरोप को टर्की की जरूरत है। यूरोप जो है टर्की का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और टर्की जो है नाटो मेंबर भी है, हालांकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है नहीं। टर्की साफ साफ कहूँ तो ललचा रहा था यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, लेकिन अभी तक उनको यूरोपियन यूनियन की सदस्यता नहीं मिली है, लेकिन नाटो का मेंबर है जो टर्की है। तो एक प्रकार से दोनों को पॉजिटिव एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि देखिए रिलेशनशिप को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और सुलझा लें। तो ये पूरा एक प्रकार से आर्टिकल था। देखिए जो टर्की के राष्ट्रपति हैं ना, ये जिनका नाम है ये अर्दगन, ये ज़्यादा ऑटोक्रेटिक बनते जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री की बुक है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि 1918 के आसपास में, याद दिलाता हूँ आपको, खिलाफत मूवमेंट हुई थी। खिलाफत मूवमेंट के बाद में किस लिए हुई थी, ओटोमन एम्पायर को तोड़ दिया था टुकड़ों में, ठीक है, टर्की था मतलब उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर, तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश राज करते थे उस जगह पे, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर में यानी टर्की में। यह बात हमारे देश में मुस्लिम्स को पसंद नहीं आई थी हमारे देश में, और जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई थी खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए। बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुई थी। तो बाद में क्या हुआ था, आपको एक चीज़ पढ़ते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, एक लेवल के बाद में ठंडी पड़ गई थी। चोरा चोरी के बाद में भी, चोरा चोरी तो हुई थी वहाँ पे, चोरा चोरी में वो थाने में आग लगा दी थी, 22 लोग मर गए थे। लेकिन बाद में यूँ कहते हैं कि मूवमेंट इसलिए ठंडी पड़ गई थी क्योंकि टर्की में खुद ही मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ पे था, और टर्की में खुद ही जो थे कमल पाशा आ गए थे, यानी एक सेकुलरिज्म मॉडल आ गया था कमल पाशा का वहाँ पे टर्की के अंदर में। तो काफ़ी सालों तक वहाँ पे सेकुलरिज्म मॉडल रहा टर्की के अंदर में। लेकिन जो ये है ना राष्ट्रपति अर्दगन है, ये फिर से एक प्रकार से रेडिकल, एक प्रकार से इस्लाम आतंकवादी टाइप का नहीं, लेकिन इनकी जो परिभाषा है, जिस प्रकार की पॉलिसीज अपनाते हैं, वो एक प्रकार से ऐसी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को फेवर करना, उस टाइप की इनकी पॉलिसीज रहते हैं। तो एक थ्योरी ये भी है, पेपर में लिखने के लिए नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए है, इन्होंने जानबूझ के ISIS को सपोर्ट किया, एक थ्योरी है ये, क्योंकि जो खलीफा बगदादी ने बनाया था ISIS का,
उसको सपोर्ट किया था इन्होंने। असली जो पावर थे ये जो है अर्दगन है, ये हथियाना चाहते थे जो असली पावर थी। ये मुस्लिम वर्ल्ड पर राज करने की इनकी मंशा होती है कई बार इस राष्ट्रपति की, टर्की के राष्ट्रपति की। ये हमेशा पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन के मुद्दे पे भी आवाज़ उठाते हैं। तो इनकी जो मंशा है वो काफ़ी ऊपर तक रहती है। ये सिर्फ लिखने की बातें नहीं है, मतलब थोड़ा थ्योरी समझने के लिए है, नॉलेज के लिए है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल है इजराइल के मुद्दे का। उसमें बार बार बात की गई है कि जो इजराइल है वो, उसका जो रजीम है वो अभी एपार्थीड का रजीम हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि एपार्थीड होता क्या है। ये देखिए, एपार्थीड होता है रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति, जब एक सरकार रेस के आधार पर, रंग के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव करती है, उस सरकार अपने वहाँ के जिन पर रूल कर रही है उनसे रंग के आधार पर भेदभाव करती है, अलग अलग पॉलिसीज अपनाती है रंग के आधार पर, तो उस रजीम को कहते हैं एपार्थीड का रजीम। यह सबसे पहले देखिए खास करके साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ था, रेशियल सेग्रीगेशन हुआ था वहाँ पे लोगों का। 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। वाइट्स की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, गोरे लोगों की गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका के अंदर में, तो वहाँ पे ब्लैक्स के साथ में काफ़ी भेदभाव किया गया था। तो उस रजीम को, यानी गोरों के लिए अलग पॉलिसीज और ब्लैक्स के लिए अलग पॉलिसीज, तो उस रजीम को साउथ अफ्रीका में खास करके एपार्थीड कहते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर एपार्थीड के बारे में और जाने तो हम ऐसा है कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कानून लाए गए थे, जैसे मैं आपको कानून का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ब्लैक्स और वाइट्स की आपस में शादी नहीं हो सकती, ऐसा कानून था रेस के आधार पर। और पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसे सभी को अपनी अपनी जो रेस है वो रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी रिकॉर्ड्स के अंदर में। ज़मीन नहीं खरीद सकते वहाँ पे ब्लैक्स जो हैं। कुछ एरियाज थे वो उनके लिए एक प्रकार से रिजर्व थे। कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस थी ब्लैक्स के लिए कि आप इन एरियाज में नहीं जा सकते, या फिर आप सिर्फ इनके लिए शादी के लिए उनके लिए अलग से कानून, गोरों के लिए, कालों के लिए अलग से कानून। मतलब इस तरह की जो पॉलिसीज होती है, रंग भेद की जो नीति होती है कि रेस के आधार पर, स्किन के रंग के आधार पर आप अलग अलग कानून अपनाते हो। और अलग अलग कानून अपनाने के मतलब एक तो ये बात है, लेकिन कानून भी ऐसे हैं जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर रेस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज अपनाते हो जिसमें उनको बिल्कुल भी एम्पावरमेंट नहीं होती, स्लेव्स की तरह उनसे एक प्रकार से बिहेव किया जाता है अपने ही देश में। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं उसको एपार्थीड कहते हैं। अब यह इसलिए बताया क्योंकि देखिए आर्टिकल ऐसा है कि जिन्होंने आर्टिकल लिखा, विजय प्रसाद, वो कहते हैं कि एपार्थीड की जो पॉलिसीज जो साउथ अफ्रीका में थी, आज इजराइल भी उसी तरह की पॉलिसीज अपना रहा है पैलेस्टीन के लोगों के खिलाफ में। रंग भेद की जो नीति है, स्किन के आधार पर आज इजराइल भी भेदभाव करता है पैलेस्टीनियन के साथ में। यह इजराइल का मैप है और देख लीजिए इसे। यहाँ पे इजराइल है, ये गाजा पट्टी है, ये थोड़ा सा एरिया ना, ये गाजा पट्टी है, इजिप्ट के साथ में लगता है। और यहाँ पे जो है ये वेस्ट बैंक है। तो टू नेशंस की अभी ओस्लो एकॉर्ड जो था 1994 का, उसमें एक यही सॉल्यूशन निकला था कि दो देशों का निर्माण होना चाहिए। एक देश होना चाहिए ज्यूज़ का, इजराइल, और दूसरा देश होना चाहिए मुस्लिम्स का, पैलेस्टीन। लेकिन इजराइल ने इसे माना तो सही कागजों पे, लेकिन बार बार एलिगेशंस लगते हैं कि इजराइल इसे रियल फॉर्म में लागू नहीं करना चाहता, और इजराइल जानबूझ के वेस्ट बैंक पे अभी घर बना रहा है, यहाँ पे सेटलमेंट बना रहा है। तो आरोप यह लगता है कि देखिए वेस्ट बैंक पे भी अभी अगर इजराइल घर बनाता जाएगा तो बाद में जगह बचेगी ही नहीं पैलेस्टीन को अलग से देश बनाने के लिए, क्योंकि अभी इजराइल तो अलग से देश है लेकिन पैलेस्टीन अलग से देश नहीं है। ये तो सिर्फ नाम की टेरिटरी है यहाँ पे, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, ईस्ट जेरूसलम, 3 एरिया मिला के अलग से देश बनाने की बात होती है पैलेस्टीन के लिए। एक ईस्ट जेरूसलम, एक गाजा पट्टी यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ी सी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और तीसरा है ये वेस्ट बैंक यहाँ पे जो जॉर्डन के साथ में एरिया लगता है। तो 3 टेरिटरी मिला के अलग से पैलेस्टीन बनाने की बात होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि वेस्ट बैंक पे घर बनाता जा रहा है जो इजराइल है, तो बनेगा कैसे अगला देश, जो दूसरा देश होगा। तो अब हुआ क्या इस आर्टिकल में, ये कहते हैं कि देखिए एपार्थीड जो है एक बहुत मजबूत वर्ड है, इसे आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता यूनाइटेड नेशंस, रेयरली इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को पता है इस वर्ड को इस्तेमाल करने के मायने आखिरकार हैं क्या। लेकिन अभी 15 मार्च को बेरूत में एक रिपोर्ट आई, बेरूत जो कि लेबनान में है, वहाँ पर एक रिपोर्ट आई जिसमें
इजराइल पर आरोप यह लगे कि उन्होंने एपेथिड जैसे क्राइम्स किए और मानवता के खिलाफ में उन्होंने क्राइम्स किए पैलेस्टीन लोगों के खिलाफ में, और इसकी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशंस इसकी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ में जो केस है काफ़ी मजबूत होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो दबाव है और भी ज़्यादा बढ़ेगा इजराइल के ऊपर में यह रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में। तो अब ये रिपोर्ट आई कैसे कि 2015 में देखिए एक इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्ट एशिया, जिसके 18 अरब कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। 18 अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा कि अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो कि ये है ESCWA, इन्होंने कहा कि देखिए आप कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट कीजिए जो कुछ इजराइल वहाँ पे कर रहा है। तो इन्होंने ESCWA ने रिपोर्ट का जो जिम्मा था वो सौंपा 2 अमेरिकन एकेडमिक्स पर, रिचर्ड फोक एंड वर्जीनिया टिली, इन दोनों पर जिम्मा सौंपा कि आप जो है वहाँ पे स्टडी कंडक्ट कीजिए और देखें कि इजराइल क्या कर रहा है। तो देखिए इन्होंने रिपोर्ट में पाया और ग्रेव तरह के एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए इजराइल पे। जो कुछ इजराइल वहाँ पे कर रहा है वो साफ साफ एपेथिड है, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। वहाँ पे ब्लैक्स, गोरों ने एक प्रकार से अत्याचार किया था ब्लैक्स के ऊपर में। और देखिए जो रिपोर्ट हुई है वो इजराइल के लिए भी इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया कि ना सिर्फ वेस्ट बैंक में बल्कि इजराइल के अंदर में भी जो पैलेस्टीन के जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ में भी जो है इजराइल काफ़ी गंभीर पॉलिसीज अपनाता है, काफ़ी भेदभाव की पॉलिसी अपनाता है। अभी नेतान्याहू जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले और एक प्रकार से साफ साफ संकेत यही मिल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कंसेंसस के विरोध जाएंगे। जो सर्वसहमति है 2 स्टेट्स के सोल्यूशन को लेके कि 2 स्टेट्स बनाए जाएं, उसके विरोध में जाएंगे। और अगर देखिए वो 2 स्टेट नहीं चाहते तो भी एक सोल्यूशन कई बार ऐसा कहता है कि आप 1 स्टेट बना दो, लेकिन कम से कम जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं उनको राइट्स तो दो। लेकिन जिस प्रकार की पॉलिसीज़ वहाँ पे इजराइल अपनाता है वो अपने आप में एक प्रकार से भेदभाव की पॉलिसी अपनाता है, ऐसा ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे इजराइल चाहता क्या है। इजराइल ये चाहता है कि देखिए अगर एक देश में 2 देश वो बनाना नहीं चाहता, लेकिन एक देश में उसकी दिक्कत यह है कि टोटल जो पैलेस्टीनियन की संख्या है वहाँ पे है वो 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, और जो ज्यूज़ की संख्या है वहाँ पे 60 लाख। तो इजराइल को डर लगता है कि पूरी एक ही देश बना दिया तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स जो है पैलेस्टीनियन है वो ज़्यादा हो जाएंगे और जो इजराइल के ज्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए पूरे एरिया को एक देश बनाया जाता है, तो एक देश बनाया जाता है तो ख़राब हो गया, रबड़ ख़राब हो गया। चलो देखिए मान लो एक देश बनाया जाता है तो फिर जो 60 लाख तो हैं ज्यूज़ हैं और जो पूरे जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं वो हैं 1 करोड़ 20 लाख हैं, तो ये कम हो जाएंगे। तो यानी इनका दबदबा कम हो जाएगा, जो कि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ज्यूज़ की संख्या है वो कम हो, इसलिए वो एक देश भी नहीं बनना चाहता। इसलिए वो स्टेटस को चाहता है जो इजराइल है, ग्रेटर इजराइल की स्थापना वो करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर में भी पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के साथ में भेदभाव होता है। रेशियल रेजीम्स हैं, काफ़ी तरह के ऐसे कानून इजराइल ने अपना रखे हैं, काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे पैलेस्टीनियन जो मुस्लिम्स हैं उनका सप्रेशन होता है और उनका एक्सपल्सन होता है नॉर्मल सुविधाओं से भी। अब कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये पैलेस्टीनियन हैं उनके पास में इजरायली सिटीजनशिप हैं, जो ऐसे यानी पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स जो इजराइल के अंदर में रहते हैं, जिनके पास में इजराइल की नागरिकता हासिल है, जिनके पास में इजराइल की सिटीजनशिप हैं, उनको अपनी नेशनलिटी दिखाने का मौका नहीं मिलता और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर में। कैसे? उनको देखिए इन्फीरियर सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन पर भी काफ़ी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, और वो एक प्रकार से वहाँ पे इजराइल के अंदर में लैंड भी नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो हैं ईस्ट जेरूसलम के अंदर में उनको सिर्फ एक परमानेंट रेजिडेंट्स का तमगा है। परमानेंट रेजिडेंट्स कैसे? जैसे कि देखिए अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ पे एक मुएजिन बिल आया है इजराइल के अंदर में, अभी एक लेटेस्ट कानून आ रहा है जिसमें मुस्लिम्स एक प्रकार के वहाँ पे मुस्लिम्स को एक प्रकार से इस प्रकार के राइट्स नहीं होंगे कि वो प्रेयर कर सकें, जो 5 वक्त की जो नमाज है वो अदा कर सकें। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और बस यही है इसमें। तो अब देखिए और भी कुछ चीज़ें कहती हैं कि जो लोग वहाँ पे वोट दे सकते हैं, इजराइल के अंदर में जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रहते हैं वो वोट तो दे सकते हैं, लेकिन वो वोट किसको देंगे? क्योंकि देखिए ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं सकती वहाँ पे जो जूइश करैक्टर को चैलेंज करे। यानी जो भी पार्टीज हैं वहाँ पे इजराइल के अंदर में वो ऐसी पार्टीज होंगी क्योंकि जूइश काज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब देखिए कोई ऐसी पार्टी होगी नहीं, तो जो वहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग हैं वोट किसको करें? हार के उन्होंने वोट तो कोई ऐसी पार्टी को ही देना पड़ेगा जो कि जूइश करैक्टर की हो।
तो मतलब आप वोट तो दे रहे हो, लेकिन आप वोट देने का फायदा ही क्या है आपको? मतलब आप मर्जी से आपको इलेक्शन ही ना लड़ के, यानी आपके हित की कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो आपके वोट देने का फायदा ही क्या है? इस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो वही हुआ कि जो स्लेव्स हैं, वो स्लेव्स वोट तो दे सकते हैं, लेकिन वो स्लेवरी के खिलाफ में वोट नहीं दे सकते। यानी जिन जो अत्याचार उन पे हो रहे हैं, उस अत्याचार के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकते वोट के थ्रू। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स की टर्म्स है वो चेंज नहीं कर सकते, और कुछ नहीं है इसमें। रिकमेंडेशंस हैं, फिर उसके बाद में दो रिकमेंडेशंस ये कहते हैं कि देखिए एपेथिड वर्ड का यूज किया गया है, तो एक केस ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ में चल रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, आईसीसी के अंदर में, जिसको चला रही है प्रोसिक्यूटर जहां पे है वो है फेटुआ बेंसुदा। यह गाजा पट्टी पर इजराइल का जो अत्याचार हुआ था उसको लेके ये इन्होंने केस चलाया था। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर इस तरह की बात आती है, यूएन में एपेथिड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस केस को गाजा पट्टी से बढ़ा के पूरे इजराइल में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेके भी ये केस आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इजराइल पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल जुरिडिक्शन आईसीसी में अगर प्रोसिक्यूट किया जाता है, यानी जो इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी जो एपेथिड जो रेजीम है इजराइल के अंदर में, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ में भी केस चलाया जाए तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा इजराइल के खिलाफ में, ऐसा ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल देते हैं कि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तजीपी लिवनी, यह ब्रुसेल्स जाने वाली थी, लेकिन इनको एक प्रकार से पहले पता लग गया और पहले से सिग्नल मिल गया कि वहाँ पे उनका अरेस्ट हो सकता है, इस वजह से, क्योंकि जो एपेथिड है या फिर जिस प्रकार के अत्याचार हुए वहाँ पे पैलेस्टीनियन के खिलाफ में, उसलिए एलिगेशंस जो लगे उसलिए अरेस्ट हो सकता है इनका, तो इन्होंने जाना वहाँ पे मुनासिब नहीं समझा और ये नहीं गई। तो इस प्रकार से इजराइल पे प्रेशर क्रिएट होता है। इंडिया का क्या रिएक्शन है? देखिए हमारे प्रधानमंत्री अब इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। उसके लिए जयशंकर हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, वो इजराइल पर जाने वाले हैं उस विजिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री, जो वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में नहीं जाएंगे, यानी वहाँ पे जो टेरिटरी है इजराइल ने पैलेस्टीन की ऑक्यूपाई कर रखी है, जैसे कि वेस्ट बैंक है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो पहले ऐसे होता था जो भी हमारा डिग्नेटरी वहाँ पे जाते थे, जैसे प्रेसिडेंट या फिर फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो वो दोनों जगह पे जाते थे, पैलेस्टीन में भी जाते थे, इजराइल में भी जाते थे, एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन इस बार वो सिर्फ इजराइल के अंदर में जाएंगे और पैलेस्टीन के टेरिटरी पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से एक स्नब है, एक इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा संकेत है अभी पैलेस्टीन को। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी हमने अपनानी, स्टैंड चेंज किया है हमने। तो इस बात का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने, विजय प्रसाद जिन्होंने आर्टिकल लिखा, और इन्होंने कहा कि ऐसा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। हमने साउथ अफ्रीका में जो एपेथिड हुआ था उसके खिलाफ में काफ़ी आवाज़ उठाई थी, आज वही एपेथिड इजराइल के अंदर में है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, क्या हम उसी एपेथिड जो एपेथिड की पॉलिसी इजराइल अपना रहा है, क्या हम उसका विरोध करते हैं, या फिर चंद हथियारों के लिए हम अपना जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यह पूरा आर्टिकल था। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, देखिए मैटरनिटी जो बिल था वो पास हुआ, हमने डिस्कस किया था। जो मातृत्व का जो अवकाश होता है, यानी बच्चे के जन्म के बाद में जो वर्किंग वूमन है उनको जो पहले छुट्टियां मिलती थी वो 12 वीक्स की मिलती थी। अब 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पे कानून बनाया गया कि 12 वीक्स की छुट्टी ना मिलके अब 26 वीक्स की, यानी 6 महीनों की ये छुट्टियां मिले। तो वही बात दोबारा से काइंड ऑफ रिवीजन ही है ये। देखिए अब ऊपर से तो ये लगता है कि अच्छी बात है कि हाँ 3 महीने की पहले छुट्टियां मिलती थी, आज 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे अभी जो वुमेन की जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो 21% है। तो जो प्राइवेट कंपनीज है ना, ये तो प्रॉफिट के पीछे भागती हैं, ये तो प्रॉफिट ही इनका एक ही मान होता है, इनका जो है प्रॉफिट। अब बात यह है कि देखिए अब 6 महीनों की पेड लीव मिलेगी, तो प्राइवेट कंपनीज जो है उनको तो यूँ लगेगा ना कि कॉस्ट बढ़ जाएगी इनकी। उनको यूँ लगेगा कि देखिए यंग वुमन को हायर करेंगे तो कल को हमें नुकसान भी हो सकता है। कल को तो जो वो यंग वुमन है शादी के बाद में 6 महीनों की वो छुट्टियां लेंगी, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा कंपनी को, पेड लीव मुफ्त में जो लीव देनी पड़ेगी। तो कंपनीज ये सोचेंगी। तो उसके बाद में ये भी सोचेंगे, जैसे एक एचआर का यहाँ पे बयान दिया गया है। एचआर कहती हैं कि देखिए जब भी हम हायर करती हैं तो हम ये भी देखते हैं, क्योंकि जब भी जो ये लीव लेती हैं, मतलब कोई भी लीव लेता है टीम का एक मेंबर, तो उससे क्या होता है, पैसों का तो नुकसान होता ही होता है। मान लीजिए पेड लीव देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि देखिए कि जो ये छुट्टी लेती हैं उनका जो काम है बाकी टीम मेंबर्स को करना पड़ता है। जैसे टीम में आमतौर पर यह नहीं होता कि 6 महीनों की छुट्टियां उसने किसी ने ली है तो बाकी टीम अब उसका काम करना पड़ेगा, तो टीम की प्रोडक्टिविटी है वो भी हर्ट होती है।
तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये कर सकती थी, क्योंकि बाकी जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं जैसे यूरोप जैसे कंट्रीज हैं, वहां पे स्टेट एक प्रकार से सब्सिडी काइंड ऑफ थिंग देता है, यानी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, प्राइवेट कंपनीज को पैसे देता है कि आप पेड लीव दे दीजिए वर्किंग वुमेन को, लेकिन कुछ पैसा हम आपको देंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो है वो सारा कुछ प्राइवेट कंपनीज पे ही छोड़ रही है कि आप ही पैसा दीजिए। तो अब देखिए बात यूं है कि वो करेंगे क्या, वो कम वुमेन्स को हायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर से तो ये बिल जो है प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन इसकी लोप साइड भी है, एक दूसरी साइड भी है इसकी। तो एक तो देखिए 2-3 चीज़ें कर सकते थे इसके लिए, अगर आपसे कोई पूछे तो। एक तो सरकार थोड़ा बहुत पैसा दे सकती थी इसके लिए कि हाँ भाई कुछ पैसा हम देंगे, एक तो ये ऑप्शन हो गया, रिकमेंडेशन होगा। दूसरा क्या कर सकती थी सरकार, पैटर्निटी लीव भी दे देती, पितृत्व अवकाश। यानी उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो इक्वालिटी आती वुमेन के बीच में और मैन के बीच में, क्योंकि देखिए बच्चा को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ वुमेन की नहीं होती, आज के टाइम में बच्चे की केयर करने की जिम्मेदारी मैन की भी है। इक्वालिटी होनी चाहिए, इस प्रकार से 2 चीज़ें होती। देखिए होना क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं। 2 चीज़ें होती हैं देखिए, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। सेक्स और जेंडर क्या होता है? ये सेक्स तो होता है मान लीजिए मेल या फीमेल, मान लीजिए ये तो नेचर ने बनाई है ऐसी चीज़ें। मान लीजिए जो रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो फीमेल के पास में है, मेल के पास में नहीं है, यानी बच्चे का जो जन्म होगा वो फीमेल के थ्रू होगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उसके बाद में ऐसा तो प्रकृति का नियम नहीं है ना कि जो बच्चे को पालने की जिम्मेदारी है वो भी वुमन की है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। आजकल तो ऐसे भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के जो भी है अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है, सेक्स और जेंडर का बड़ा कंसेप्ट है। यानी जेंडर के बारे में जो आज समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हैं, जैसे आज समाज में कुछ लोग पहले कहते थे कि वीकर सेक्स का रूप दिया जाता था फीमेल को, आज वो सब बातें अवेलेबल नहीं होती। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं, वीकर सेक्स कैसे है वुमन, जो लोग कहते हैं उनको अपने भीतर के अंदर झांक के देखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए बबीता फोगाट या फिर गीता फोगाट का, जो ये रेसलिंग करती हैं। अब देखिए ये रेसलिंग करती हैं, अब कम से कम जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कम से कम कि जितने यूपीएससी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इनसे ताकतवर होंगे, जो बबीता फोगाट या गीता फोगाट हैं, जिन्होंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है। ये डेफिनेटली आराम से डिफीट कर सकती हैं कम से कम जितने जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। इवन यूपीएससी एस्पायरेंट्स छोड़ दीजिए आप, जो बड़े बड़े जो मेल पहलवान हैं उनको भी ये हरा सकती हैं। तो वीकर सेक्स का जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है आज के टाइम में। जो पुराने टाइम को जो कंजर्वेटिव में जो ये अप्रोच होता था, तो अगर आजकल जैसे वो पुरानी पॉलिसीज अपनाते थे, लेडीज फर्स्ट, चूड़ियां पहन लो, ये सारी जो चीजें होती थी, ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि जो फीमेल है, जी वुमन है, वो कमजोर है। यानी आज के टाइम में कोई भी अगर आपको यूं कहे कि लेडीज फर्स्ट या फिर चूड़ियां पहन लो, तो उसको आप करारा जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार की पूरा कंसेप्ट है, मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, हर सब्जेक्ट में आता है, सोशियोलॉजी में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। डिटेल से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं किसी दिन। तो ये कहते हैं कि देखिए अब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें कैसे हैं, जैसे जो वुमन है अडॉप्ट करती है बच्चे को, तो उसमें 10-12 हफ्तों की छुट्टियां मिलेगी। और उसके बाद में क्रैच का भी प्रावधान रखा गया है इस बिल में कि अगर 30 वुमेन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं या फिर 50 एम्प्लॉयज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्रैच की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें वुमन अपने बच्चे को लेके एक प्रकार से वहाँ पे 4 बार अपने बच्चे को ले जा सके और वहाँ उसकी केयर को प्रोवाइड की जा सके। ऐसे थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव प्रावधान भी हैं इस बिल में, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो बिल है वो बेकार है। तो लास्ट में यही आता है कि देखिए एक और जो आंकड़ा है यहाँ पे कि जूनियर लेवल से मिडिल लेवल के बीच में 50% जो हैं वुमेन जो हैं अपनी जॉब छोड़ देती हैं, और एशिया में यह आंकड़ा 29% में है, भारत में यह आंकड़ा 50% है। इसलिए भी इन कंपनीज़ को लगता है कि कहीं ना कहीं जो यंग वुमेन को हायर करना महंगा पड़ेगा। बाद में ये सपोर्ट करती हैं कि फादर्स के लिए भी बिल होना चाहिए, उनकी भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए कि बच्चे की केयर करने की जिम्मेदारी इक्वली फादर की भी है, मदर की भी है। और कुछ नहीं है इसमें, डिस्कस कर लिया हमने। अब है लास्ट का जो आर्टिकल है बजट को लेके है। चाइना का बजट रिलीज हुआ, चाइना ने अपना पहली बार बजट रिलीज किया। मतलब पहली बार क्या, थोड़ा थोड़ा करता है चाइना हमेशा ना। चाइना पे ट्रांसपेरेंसी का आरोप लगता है कि चाइना अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाता रहता है और पब्लिक में बात नहीं लाता। तो इसलिए इसने हार के चाइना ने अपना इस बार जो मिलिट्री बजट के आंकड़े हैं वो पब्लिक में ले आए। तो इनका जो बजट है इस बार 7% का राइज हुआ। टोटल इनका जो बजट है 151.43 बिलियन है, 10 लाख करोड़ का इनका बजट है 2017 में। तो इस पर डाउट आते हैं क्योंकि देखिए एक तरफ तो जो उनके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है, जो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए हैं, उनका तो एजेंडा यही है कि मिलिट्री पावर को बढ़ाया जाए। तो फिर इतना कम 7% का इंक्रीज अपने आप में शक पैदा करता है।
क्या हम इस डेटा को मान सकते हैं? तो चाइना के मिलिट्री ऑब्जर्वर कहते हैं कि ये डेटा सही नहीं है। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, इससे ज़्यादा बजट अपना खर्च करता है बजट पे, लेकिन बताता नहीं है। अभी ये आंकड़ा है वो सही नहीं है। अब यूएस से इसका कंपेयर करें तो हम देखिए यूएस का बजट इस बार है 600 बिलियन डॉलर का, चाइना को है 150 और यूएस का है 600 बिलियन। ठीक है, तो 4 गुना है यूएस का चाइना से। 10% का इंक्रीज हुआ। अब 10% का इंक्रीज यूएस के बजट में ये भी हैरानी प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि यूएस तो अपने ऑपरेशंस कम कर रहा है अफगानिस्तान में, इराक में, फिर बजट बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? तो अब इंडिया के बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडिया के बजट है अभी 3,59,854, यानी 53.5 बिलियन। चाइना से एक प्रकार से 1/3, चाइना का 150 है और यूएस का 600 है। तो हमारा जो बजट है काफ़ी कम है और काफ़ी कुछ जो है मॉडर्नाइज करेगा हथियारों को। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए चाइना को काउंटर करने की हमारी अभी जो स्ट्रेटजी है वो उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर काम करते तो हमारी माउंटेन स्ट्राइक स्कोप्स थी वो चाइना को काउंटर करने के लिए पहाड़ों में बनाई गई थी, इसे हमने पूरा नहीं किया। जो हमारा IAF है, इंडियन एयरफोर्स है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, उनके पास में विमान नहीं है, नेवी के पास में भी मॉडर्नाइज्ड वेपन नहीं है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल था। एक रीज़न यूँ कहते हैं कि चाइना हो भी, ऐसा भी हो सकता है कि चाइना अपना जो बजट है वास्तव में कम रख रहा हो। क्यों? क्योंकि चाइना को यूँ लगता हो कि देखिए जब कोल्ड वार था, कोल्ड वार में यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई चल रही थी, तो यूएसएसआर इसीलिए हार गया था, इन्होंने अपने मिलिट्री पे काफ़ी खर्चा कर दिया था। हो सकता है चाइना अभी संभल के चल रहा हो, थोड़ा कम खर्चा कर रहा हो, ताकि उसको लगे कि इकोनॉमी हमारी ख़राब ना हो जाए। तो ये थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट है, इसे हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।